तो हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर। और मोल कंसेप्ट बेसिकली छोटी दुनिया में अगर कोई काउंटिंग करनी पड़े तो वहां पे काम आता है, क्योंकि छोटी दुनिया में चीजें इतनी ज्यादा छोटी है कि दिखती ही नहीं है। तो जो हमारे काउंटिंग का जो तरीका है, जैसे मेरे सामने 2 फोन लगे हुए हैं, ठीक है, एक फोन से जूम की क्लास हो रही है और दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि फुल हाई डेफिनेशन है, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। जस्ट इन केस किसी ने मिस कर दिया या रिवाइज करना है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो 2 महीने 6 महीने बाद भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसके कितने कैमरे लगे हुए तो बोलूँगा 2 कैमरे लगे हुए, क्योंकि मुझे दिख रहे, एक ये रहा और एक इसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है, दिख रहा है मुझे साफ साफ। लेकिन अगर मान लीजिए कैमरे का ढेर लगा हो, इमेजिन कीजिए कि कायलाना की जो पहाड़ी है, आपने देखा होगा कायलाना की पहाड़ी जितना बड़ा ढेर है आईफोन्स का, राइट, और तुमसे को पूछे बताओ आईफोन गिन के बताओ कितने हैं, तो भाई ये तो इतना बड़ा ढेर है, हम कैसे गिनेंगे। ठीक है, चलो आईफोन दिखता तो है कम से कम, लेकिन फिर भी इतने सारे आईफोन है, कैसे गिनेंगे हम। गिनते रहेंगे, यहां से गिन के इधर रखा एक, फिर दूसरा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन अगर छोटी दुनिया में जाए, चलो आईफोन तो फिर भी गिन लिए, छोटी दुनिया में जाए कि इस बॉटल में ये सैनिटाइजर है जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, तो बोले इस बॉटल में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है, जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि दिखते भी नहीं है, कि वो कितने सारे हैं। तो भाई ये नीला नीला दिख तो रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नीला नीला दिख तो रहा है, लेकिन उसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल अलग से थोड़ी दिख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नहीं भाई, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तुम कह सकते हो सर आपका चश्मा लगा हुआ है तो तुम मैग्नीफाइंग लेंस लगा लो तो भी नहीं दिखने वाला। तो अगर हमें छोटी दुनिया में कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, जो कि अपन को अपनी डेली लाइफ में रोज करने की जरूरत नहीं है। आज आपने मान लीजिए आमरस पिया होगा, हमने आम तो आने बंद हो गए, मान लीजिए आपने चाय पी होगी, तो चाय में चीनी डालते हैं, तो कोई ये नहीं पूछता चीनी के कितने मॉलिक्यूल है, आपकी जिंदगी बिना इसके चल जाती है। लेकिन अगर साइंस की दुनिया में आना है तो कई बार गिनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि साइंटिस्ट यही करते हैं, लेकिन ये भी काम आता है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो सुन, हम क्या कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं कि अगर छोटी दुनिया में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंटिंग करनी पड़े, गिनना पड़े कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, इनसे छोटे चले जाए, कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो दिखते ही नहीं, हम भला कैसे बताएंगे। तो वहीं पे फिर मोल कंसेप्ट हमारी हेल्प करता है। तो कोई पूछे भाई मोल कंसेप्ट क्या है, तो भाई ऐसे तो डेफिनेशन तो कोई काम की नहीं है, बेसिकली गिनने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। तो लिखो इट्स अ वे ऑफ काउंटिंग। क्या है मोल कंसेप्ट? इट्स अ वे ऑफ काउंटिंग, ऐसे लिख लो आप, इट्स अ वे ऑफ काउंटिंग। बोले ये कहां काम आता है कि ये जनरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स और उस दुनिया में काम आता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कोई काम नहीं आता। तो लिख दो इट्स वे ऑफ काउंटिंग यूज इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, वहां पर ये काम आता है, जब बहुत छोटी चीजें होती है, एटम्स मॉलिक्यूल उनसे भी छोटा, वहां पे काम आता है। सो इट्स अ वे ऑफ काउंटिंग इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और 2 सेशन में हम इसे समझ जाएंगे कि ये क्या बोला वे ऑफ काउंटिंग, इसको डेवलप करेंगे अपन। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये पानी की बोतल है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने इसमें से कुछ पानी पी लिया, पी लेता हूं, रुको, पी लिया। कोई पूछे कितना पानी पिया आपने, तो बोलोगे 1 घूंट पानी पिया। बोले नहीं आप ये बताओ पानी के कितने मॉलिक्यूल्स, तो भाई ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा। हम बोल सकते हैं बॉटल भर के पानी पिया, 1 घूंट पानी पिया, 1 ग्लास पानी पिया, 1 लोटा भर के पानी पिया। फिर बोले नहीं आप तो मॉलिक्यूल्स बताओ। अरे मॉलिक्यूल कैसे बताएं, अभी दिखते ही नहीं है कि नहीं बताओ, तो वहां हमें मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप रोज पानी पीते हो, सोचते थोड़ी कि आपने कितने मॉलिक्यूल पिए, आप तो देखते हो ठंडा है कि नहीं है, 1 ग्लास 2 ग्लास ऐसे पीते हो। अब मॉलिक्यूल्स गिन के थोड़ी पीते हो कि मैं अभी 1 करोड़ पानी के मॉलिक्यूल पीऊंगा, 1008 पानी के मॉलिक्यूल पिएंगे, ऐसे तो नहीं पीते आप। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में कई बार जरूरत पड़ती है ऐसे गिनने की, तो कैसे गिनोगे, तो वही अपन यहाँ डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी शुरुआत करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो चैट बॉक्स में वहां पे डी लिख दीजिएगा, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। कोई भी डाउट हो जो आ सकते हैं तो वहां डी लिख देना, मैं बात करूंगा आपसे। वहां पे एक आईपैड लगा है, मेरे को दिखता रहता है, आप कुछ भी लिखेंगे तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकंड सुनिए,
मोल कंसेप्ट डेवलप करते हैं। मोल कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए अपन को थोड़ी बात करनी पड़ेगी यूनिट्स की। यूनिट आप समझते हो, कोई नया शब्द तो है नहीं आपके लिए। यूनिट्स बहुत सारे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करें, तो मास का यूनिट होता है, एक तो किलोग्राम होता है। और अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो आपने पढ़ा होगा कि ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब अगर हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज करना है तो फिर बाकी यूनिट तो बनाने नहीं चाहिए। जैसे कि ग्राम तो फिर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुमने देखा ग्राम होता है। फिर एक तुमने सुना होगा क्विंटल होता है, सुना ना क्विंटल। फिर तुमने एक टन भी सुना होगा, तो अगर हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज करना है तो बाकियों को हटा दीजिए, लेकिन बाकियों को हटाया तो नहीं, इसका मतलब हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट यूज नहीं होता। ठीक है, अब सुनना, जैसे मुझे इसका जवाब देना आप चैट बॉक्स में कि ये जो एक प्लास्टिक का स्टाइलस है, आप सुनो इसको, आवाज आ रही है? प्लास्टिक का स्टाइलस है ये। अब इस स्टाइलस का जो वजन है बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर मुझे इसका वजन आपको बताना है कि तो मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगा, अगर आप से पूछे कि कौन सा यूनिट यूज करेंगे तो आप क्या बताओगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, विच यूनिट विल यू प्रेफर? विल यू यूज किलोग्राम, विल यू यूज ग्राम, विल यू यूज क्विंटल, विल यू यूज टन? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी जल्दी। है मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा, उधर आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं? किसने लिखे? सबने ग्राम लिखा, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है चैट? चलो देख लेना। हाँ, तो जवाब जो आए हैं वो जवाब आए हैं ग्राम वाले, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब सुनना, इसी के बजाय मैं एक दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे हाँ, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। मेरा भी कुछ वेट है, ठीक है, तो पूछे कि अगर मुझे मेरा वेट बताना है तो मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगा? बताओ, आप चैट बॉक्स में लिखो जरा। अगर मुझे बताना है, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका बॉडी वेट कितना है, तो मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगा? बताओ तो। हाँ, अब जवाब आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, किलोग्राम बताया जाएगा। तो अब देखो, ये हल्का है, हल्की चीज के लिए छोटा यूनिट, मैं थोड़ा भारी हूं तो थोड़ा बड़ा यूनिट। ठीक है, अच्छा, इसी के बजाय अगर बात करी जाए कि ये जो बिल्डिंग है, पाठशाला की जो बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का वजन कितना होगा, तो आप कौन सा यूनिट प्रेफर करोगे? बताओ। आप अगर पाठशाला की बिल्डिंग का वेट बताना है, पाठशाला इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने पत्थर, इतना सीमेंट लगा है, तो कौन सा यूनिट यूज करेंगे? तो अक्सर टन यूज किया जाएगा, अक्सर टन यूज किया जाएगा। तो आप बात को समझो ना, जाने अनजाने, किसी ने ऐसा लिखवाया नहीं, आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आप बहुत सारी चीजें बिना पढ़े भी सीखते हैं। क्या कि अगर कोई बड़ी चीज होगी तो उसके लिए बड़ा यूनिट यूज करेंगे, कोई थोड़ी छोटी चीज होगी तो उसके लिए थोड़ा छोटा यूनिट यूज करेंगे, और छोटी चीज होगी तो और छोटा यूनिट यूज करेंगे। ये बात आपने जाने अनजाने सीखी तो है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से दिल्ली या बंबई की दूरी नापी जाए, डिस्टेंस नापा जाए, तो आप, डिस्टेंस के अलग अलग यूनिट होते हैं। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, एक होता है किलोमीटर, एक होता है नैनोमीटर, ठीक है, और भी होते होंगे। तो अगर यहां से दिल्ली की दूरी बतानी है तो विच यूनिट विल यू प्रेफर? तो आई होप यू विल से यू विल प्रेफर किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे कोई घर है, कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, जैसे आपका घर है, तो जहां पर ये बना हुआ है कि उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई आप मीटर में बताएंगे कि भी 10 मीटर 12 मीटर जो भी है। ठीक है, तो वहां पे आप मीटर यूज करेंगे। तो देखो, यहां से दिल्ली दूर है, ज्यादा है तो यूनिट भी बड़ा है। आपका घर यहां से दिल्ली जितना बड़ा तो नहीं है, तो घर छोटा है तो यूनिट भी अकॉर्डिंगली छोटा हो गया। फिर अगर जैसे ये आईफोन में यूज कर रहा हूं, तो आईफोन के अंदर वो लगा होता है, तुमको पता होगा, माइक्रो प्रोसेसर होता है, और वहां पे पतली पतली चिप्स होती है, और वो चिप्स जो है वो नैनोमीटर वाली थिकनेस की होती है, वो इतनी बारीक होती है कि दिखती तक नहीं, इतनी बारीक। मतलब अगर ऐसे 50 चिप्स लगाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ कुछ है, जबकि वो आपको जो दिख रहा है एक वो 50 चिप्स है, पतली पतली। तो जब बहुत कम चीज होगी, बहुत पतली चीज होगी, तो आप मीटर में नहीं बोलोगे, आप किलोमीटर में नहीं बोलोगे, आप नैनोमीटर में बोलोगे। कोई चीज और छोटी हो जाए तो फिर आप कभी सुनोगे एक पिको करके होता है, तो पिकोमीटर बोलेंगे, पीएम।
तो देखो फिर वही बात, बड़ी चीज के लिए बड़ा यूनिट, छोटी चीज के लिए छोटा यूनिट, ये बात तुमने सीख तो पहले ही रखी थी, मैं तुम्हारी नजर में ला रहा हूं कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है और ये अभी हमारे काम आएगा मोल कंसेप्ट, इसलिए इसको रिकॉल किया। तो इस पूरी बात को एक लाइन में समेटे क्या कि हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप लिखना चाहें कि बड़ी चीज के लिए बड़ा यूनिट यूज करते हैं, छोटी चीज के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, वी प्रेफर लार्जर यूनिट फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स एंड स्मॉलर यूनिट फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक लाइन आपको जरूर लिखनी है, लिखिए फटाफट। बड़ी चीज का बड़ा यूनिट, छोटी चीज का छोटा यूनिट। ठीक है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो, कभी आप यूज करते हैं टन, कभी यूज करते हैं किलोग्राम, कभी यूज करते हैं ग्राम। बड़े के लिए टन, छोटे के लिए किलोग्राम और छोटे के लिए ग्राम। अगर और छोटे लेवल पे आ जाए तो, अगर और छोटी चीज ले ले तो वहां ग्राम भी भारी बड़ा पड़ जाता है, और छोटी चीज चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बहुत छोटे लेवल पे आए, अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे आ जाए जो कि बहुत छोटे होते हैं, तो वहां पे हमें और छोटा यूनिट चाहिए। बड़ी चीज के लिए बड़ा, छोटी चीज के लिए छोटा, तो बहुत छोटे के लिए बहुत छोटा। ठीक है, और वो बहुत छोटे यूनिट सुनना, फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत हल्के होते हैं, फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, विच आर वेरी वेरी स्मॉल, और आई वुड से लाइट, मुझे तो उनके वजन से मतलब है, साइज से नहीं। फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच आर वेरी वेरी लाइट, वी रिक्वायर अ वेरी वेरी लाइट यूनिट। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के हैं तो उनको तोलने के लिए जो यूनिट चाहिए वो बहुत हल्का चाहिए। आप कभी अगर सुनार की दुकान पे गए हो, कभी गए होगे सुनार की दुकान पे, तो आप किराने की दुकान पे जाते हैं, वहां पर भी न तोलने के लिए कुछ पड़ा होता है, तो वहां पे 1 किलो का, आधा किलो का वो काला काला बड़ा बड़ा वजन पड़ा होता है। सुनार की दुकान पे जाओ तो वो भी तोलता है, लेकिन सुनार का जो तोलने के लिए जो यूज करता है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि सोनार सब सोना तोलेगा, कोई गहना तोलेगा तो किलो 2 किलो का तो नहीं होगा। तो आलू के लिए वो काले वाले बाट होते हैं, लेकिन सुनार के लिए पास तो छोटे वाले वो मेजरिंग वेट या बाट होते हैं। आलू बड़ा है तो बड़ी चीज के लिए बड़ा यूनिट, सोना कम होता है तो छोटी चीज के लिए छोटा यूनिट। तो अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, जो बहुत छोटे होते हैं, तो यूनिट मुझे बहुत छोटा चाहिए। इस बात पे तो आप राजी होते हैं। ठीक है, अब वो बहुत छोटा यूनिट क्या है? तो ये बहुत छोटा यूनिट है विच इज, और वो बहुत छोटा यूनिट कौन सा है? विच इज AMU, जिसको तुम बोलते थे सिर्फ U 9th और 10th में, AMU। AMU का पूरा नाम ही देखो, AMU का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास का यूनिट, एटम के मास का यूनिट। और क्योंकि एटम बड़ा हल्का है तो यूनिट बड़ा हल्का होना चाहिए, जिसकी वैल्यू शायद आपको पता हो, मैं भी इसकी यहाँ पे कहाँ लिखूं, जगह नहीं बची, थोड़ी सी जुगाड़ करता हूं, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आप देखिए 10⁻⁻24 होते ही ये बहुत 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 छोटा हो चुका है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं तो यूनिट बहुत छोटा होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सुनो, अभी आपने क्या सीखा कि अगर बड़ी चीज है तो बड़ा यूनिट यूज करना है, छोटे के लिए छोटा तो बहुत छोटे के लिए बहुत छोटा। तो अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि बहुत हल्के होते हैं, तो उनके लिए यूनिट ही बहुत हल्का वाला होना चाहिए। और बहुत हल्का वाला यूनिट क्या है? AMU, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जिसको हमें याद रखना है, ये भी दिमाग मत लगाना सर ये वैल्यू कहां से आई, कोई ढंग की वैल्यू ले लेते, ना 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 ना। AMU है जिसकी वैल्यू ये है। जैसे तुमने कई सारी चीजें याद करी ना कि 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर होता है, 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने चीजें याद कर रखी है, तो इसी तरह से इसको भी AMU को भी याद कर लो। ठीक है, कभी हो सकता है समझे, लेकिन बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि ये इतनी गंदी वैल्यू क्यों लेके, कोई ढंग की वैल्यू ले आते, हाँ हमारा बस चलता तो ले आते, लेकिन कुछ कारण है कि नहीं यही रहेगा। ठीक है, तो सुनो, ये वैल्यू इतनी गंदी क्यों है उस पर दिमाग नहीं लगाना। ये इस एंगल से देखो कि छोटी चीज छोटा यूनिट, तो क्या ये छोटा है? कि हाँ देखिए बहुत ज्यादा छोटा, 10⁻⁻24 है। ठीक है, समझ में आया? फटाफट इस बात को लिख लिए।
लिख लीजिए और लिख लो तो बाद में चैट बॉक्स में एल लिख देना कि लिख लिया हमने इसको। नहीं पहले ढंग से लिखो। थोड़ा नीचे करूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं उनको। ये लो। सॉरी, ओके आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे 9-10 का थोड़ा नॉलेज है, उसे यूज करते हैं। देखो सर, आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? वो लगभग बराबर होता है एक न्यूट्रॉन के मास में। यस और नो? ये जानकारी है कि नहीं है आपको? इस बात को पढ़ा होगा आई एम श्योर 9-10 में। इसको ऐसे लिख देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? और इनका वजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के वजन से कहीं ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में लगभग बराबर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से तुलना करें तो बहुत ज्यादा है। बोले कितना ज्यादा के? लगभग 1800 टाइम। बोले नहीं, लगभग नहीं, एग्जैक्ट बताओ तो 1836। बट ऐसा कोई पूछता नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। लिखो फटाफट। ये भी लिखना। लिख लो तो लिख देना डन, हो गया डी। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग बराबर है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन का वजन 1 mu है तो न्यूट्रॉन का वजन भी प्रैक्टिकली 1 mu है। यहां तक किसी को डाउट है तो तुरंत बोले, लिखे डाउट, नहीं तो चैट बॉक्स से दूर हट जाओ। हमें ये चीज सीखनी है मोल कंसेप्ट में कि छोटी दुनिया में जहां कुछ दिखता ही नहीं है वो गिन के बताओ। जैसे ये कमरा है, आप भी किसी कमरे में बैठे तो उस कमरे में ऑक्सीजन होगी, O2 CO2 कुछ होगी। तो कोई पूछे कि इस कमरे में O2 कितने सारे O2 के मॉलिक्यूल है, तो भाई दिखते ही नहीं है। दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। लेकिन मोल कंसेप्ट में ये सिखा दिया जाएगा, आपको सीख जाओगे आप। ठीक है? आप गाड़ी चलाते हैं, धूम मचाते हैं, आप पेट्रोल जलाते हैं, तो आपकी गाड़ी चलाने से जो आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट है, जिसे साइलेंसर भी बोलते हैं, उसमें से CO2 निकलती है। तो कोई पूछे कि भाई तुमने गाड़ी चलाई, तुम अपने घर से कहीं गए, मान लीजिए तुम अपने घर से कहाँ गए, 15 AD गए, 15 AD गए तो तुमने कोई पेट्रोल जलाया, तो पेट्रोल जलाने से CO2 बना, तो कितना CO2 बना? अब पहली बात तो जब एग्जॉस्ट में से CO2 निकल रहा है तो वो दिखता भी नहीं है, लेकिन बोले बताओ कितना। तो वो सब चीजें यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है? कि छोटी दुनिया में जहाँ चीजें दिखती तक नहीं है वहां कैसे गिन लिया। ठीक है? धीरे धीरे उसको डेवलप करना, वो हमारा टारगेट है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जहां कुछ दिखता नहीं है वहां काउंटिंग कैसे करते हैं, ये हमारा टारगेट है और उसी को लोग मोल कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है? अब देखना, उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का जो एलिमेंट है दुनिया का वो कौन सा है? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से ही शुरुआत करते हैं अपन। आ जाइए हाइड्रोजन। अब देखो, एक हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर क्या क्या है? एक हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है? बिल्कुल। तो अगर कोई पूछे कि एक हाइड्रोजन एटम का वजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा, तो मैं कहूंगा
कि वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई आपके अंदर क्या है कि आप एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो वजन है वही आपका वजन है। ये सुनो, वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, और 1H एटम, अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, 1H एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। बोले क्यों, इलेक्ट्रॉन कहां गया? कह रहे अभी तो पढ़ा कि प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूं। तो अगर वजन की बात करें तो एटम का वजन लगभग प्रोटॉन के वजन से ही आ रहा है, और प्रोटॉन का वजन आप जानते हो कितना होता है, 1 eV होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जिससे आप सहमत होंगे कि 1 हाइड्रोजन एटम का वजन है 1 AMU। ठीक है, ओके, यहां तक जिंदगी में सुकून है, सब समझ में आता है। अब 1 AMU को खोल के लिख देते हैं। 1 और AMU क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां तक किसी को शंका है तो तुरंत बोलेगा। अभी तक जो मैंने समझाया, किसी को डाउट है तो तुरंत वाले को डी, चैट बॉक्स में लिखो डी फटाफट, और नहीं तो दूर रहो, कुछ नहीं लिखना, यस तो कुछ नहीं। कोई जवाब नहीं आया इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो देखो, एक हाइड्रोजन एटम का वजन कितना? इतना ग्राम। एक हाइड्रोजन एटम का वजन इतना ग्राम। ठीक है, तो सुनना, मान लीजिए मेरे पास कुछ खाने पीने की चीज है, कुछ है क्या मेरे पास? शायद नहीं है, नहीं है। चलो रुक जाओ, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, मेरे पास कुछ चश्मों के डब्बे हैं, चश्मे नहीं है, डब्बे ही है खाली। ये 2 डब्बे हैं, दोनों एक ही कंपनी के हैं, वजन अलग, रंग अलग है, वजन बराबर है। सुनना, अब मैं बोलूं आपको ये एक डब्बा जो है ये कितने का? 50 ग्राम का है। एक डब्बा 50 ग्राम का है, और आपसे पूछूं कि 2 डब्बे कितने होंगे, कितने ग्राम के होंगे, तो क्या बोलोगे? 100 ग्राम। सिंपल। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास ऐसे डब्बे ही डब्बे हैं, मेरे पास ऐसे डब्बे ही डब्बे हैं, और उन डब्बों का जो कुल वजन है वो है 500 ग्राम। उन सभी डब्बों का टोटल वजन है 500 ग्राम। तो बताओ कितने डब्बे? जरा बताओ तो लिख के मेरे को। एक डब्बा 50 ग्राम, खूब सारे डब्बे, टोटल 500 ग्राम। तो बताओ कितने डब्बे? बताओ बताओ। 10 बता दिया। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है तो बोल दो, है तो बोल दो। किसी को डाउट है? 10 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन डब्बों के लिए ये बोल सकते हो, तो अब मैं इसी बात को केमिस्ट्री में लगाता हूं। अगर एक एटम का वजन है इतना ग्राम, एक डब्बा, एक पैकेट हो गया, हाइड्रोजन एक तरह से पैकेट, एक बीच में तो उसके प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन, एक पैकेट हो गया, कि यदि एक पैकेट का वजन है इतना ग्राम, ठीक है, तो सुनना, ऊपर लेते तो कोई पूछे 1 ग्राम में कितने सारे पैकेट होंगे? अगर एक पैकेट का वजन है इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने सारे पैकेट होंगे? तो आप ऐसा कीजिए, 1 और ग्राम को यहां पे छोड़ दीजिए और बाकी सबको इस तरफ ले आइए। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 हाइड्रोजन एटम्स। इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत बोलना। अगर एक हाइड्रोजन एटम का वजन है इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में इतने सारे एटम। सॉल्व करेंगे, लेकिन ये लिखा कैसे लिख दिया, इसमें कोई डाउट है तो तुरंत बोल देना। हट जाता हूं नहीं, ऑल इज वेल, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, अब इस वैल्यू को निकालते हैं अपन। ये वैल्यू पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 10⁻+24 अपॉन 1.67। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और 10 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.67। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे याद है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा काम है, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। 23 तो आ गया, और ये सॉल्व करोगे इतना आएगा। कुछ किताबें कहते हैं 6.022, हाँ ठीक है, 6.023 क्या, हाँ ठीक है, एक ही बात है, आप खुश रहो। तो इतने सारे क्या हैं? हाइड्रोजन एटम्स है। किसमें? कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में। देखो इधर मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करी है। अगर यहां पे देखो,
एक हाइड्रोजन एटम का वजन अगर इतना ग्राम है तो 1 ग्राम में इतने सारे हाइड्रोजन एटम है। सॉल्व करने पे वो नंबर क्या आया, सॉल्व करने पे नंबर ये वाला आया। तो 1 ग्राम में इतने सारे हाइड्रोजन एटम हो गए। ठीक है, समझ में आ गया तो लिखो, और नहीं तो मुझसे बात करो, वहां लिखो, वहां पे डी लिखो। अगर समझ में आ गया तो अपनी कॉपी में लिखो, और नहीं आया तो चैट बॉक्स में डी लिखो, आपसे बात करेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो ना छोटा। और ऊपर करूं एक बार, ये लो। एक हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम का वजन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में गोली मार दी हमने, तो एक हाइड्रोजन एटम का वजन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है 1 emu। फिर तो एक हाइड्रोजन एटम का वजन क्या हो गया 1 emu। 1 emu खोल के लिख दिया। एक एटम का वजन इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना सारा, सॉल्व किया तो ये नंबर आ गया। लिख लो तो लिख देना L। ठीक है भाई, अब लिख लिया तो पेन छोड़ दो, पेन छोड़ो, मेरी बात सुनो। तो क्या निकल के आया कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें इतने सारे 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ये निकल के आया। तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि अगर इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो उनका, किसी एक का नहीं, उन सब का टोटल मिला के जो वजन होगा वो 1 ग्राम होगा। अगर इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स है तो उनका वजन 1 ग्राम, और अगर 1 ग्राम है तो उसमें इतने सारे एटम्स होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल हो गया कि अगर ये दोनों इकट्ठा करेंगे तो इनका वजन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में कितने आएंगे 2। अगर ऐसे 10 इकट्ठे कर दूंगा तो उनका वजन होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम में कितने आएंगे 10। फर्क है कि ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है और ये थोड़ी गंदी है, बट क्या करें, वेलकम टू केमिस्ट्री, थोड़ी गंदगी तो होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें इतने सारे एटम्स होंगे। ठीक है, इतने सारे हाइड्रोजन एटम लेंगे तो उनका वजन 1 ग्राम होगा। ठीक है, ये ऐसे लिखो, आप थोड़ी लैंग्वेज भी वहां पे लिखना। हो जाए तो लिख दो H। चलो, अभी दूसरा एलिमेंट लेंगे, लेकिन पहले जो पढ़ा उसी को कि ये काम कहाँ आता है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो कहीं काम नहीं आता, इसके बिना हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन कई बार साइंटिफिक वर्ल्ड में जरूरत पड़ती है, सुनना। जैसे हमारा जो ये सन है, ये सन से पहले एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी ये एक कंपनी है, तुमने नाम सुना होगा, आज के अखबार में ही आया था कि इसका जो वो सीईओ है, क्या नाम है इसके सीईओ का, नहीं पता तुम लोगों को? इलॉन मस्क। तो आज ही अखबार में आया था कि इसके पास कितने रुपए हैं, 101 बिलियन डॉलर है, ऐसा आज के अखबार में आया था। 101 बिलियन डॉलर है। तो स्पेस एक्स से थोड़े दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही कुछ वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ भेजा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो उसके लिए रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा। रॉकेट के लिए लॉन्च करने के लिए जो मेन जो फ्यूल होता है, जिससे एनर्जी आती है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि जो हाइड्रोजन उन्होंने खर्च किया, जो स्पेसएक्स ने रॉकेट भेजा, उसमें जो हाइड्रोजन खर्च हुआ वो ऐसे ही अपने मन से है, ठीक है, 5 ग्राम हाइड्रोजन खर्च हुआ, जबकि 5 ग्राम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा, मान लीजिए 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अगर खर्च हुआ है तो कितने हाइड्रोजन के एटम उसमें खर्च हुए, बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? बता तो सकते। कैसे? कि हमारे पास एक कैलकुलेशन है, क्या
ये देखो ये कैलकुलेशन है, ये याद नहीं है लेकिन ये है हमारे पास, धीरे धीरे याद भी हो जाएगी कि 1 ग्राम में इतने होते हैं। तो अगर 1 ग्राम में इतने होते हैं तो 5 ग्राम में कितने होंगे भला, ये बता नहीं सकते क्या? बिल्कुल बता सकते। अब मैं सवाल बदल दूं कि नहीं नहीं ये तो इलॉन मस्क और ये तो छोटी बात है, अपन बड़ी बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द सन। सन इज मोस्टली हाइड्रोजन, आपको पता होगा सन इज मोस्टली हाइड्रोजन। अगर सन में मान लीजिए 50,000, अपने मन से बोल रहे इतना किलोग्राम हाइड्रोजन है, जबकि इतना नहीं बहुत ज्यादा है, बट मान लीजिए 50,000 किलोग्राम है, तो बोले कि कितना हाइड्रोजन का एटम है। तो सन पे तो आप जा भी नहीं सकते, सन को तो आप देख भी नहीं सकते, सन को देख सकते हो क्या? और इतना दूर कैसे गिनोगे? तो बोले कि अगर किसी तरह से ये बात कंफर्म है, ये बात सच है, तो हम बता देंगे। कैसे? कि हमको ये पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम होता है। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना होता है तो 50,000 किलोग्राम को ले आओ ग्राम में, तो इतने ग्राम में कितना होगा ये नहीं बता सकते क्या? अगर 1 में इतना तो इतने में कितना? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट? आई होप यू कैन आंसर दिस। तो आप पता कर लोगे कि सूरज में कितना हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन आपको लाके दे दे कि अब गिन के बताओ, तो क्या गिने? दिखता ही नहीं है। तो यही तो मूल कंसेप्ट है कि बिना गिने भी हमने तरीके डेवलप कर लिए, अभी डेवलप करे, अभी मास्टर नहीं किया। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ये किसने क्या लिखा है? अभिमन्यु सिंह राठौड़ ने कुछ लिखा है, मुझे सही भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये Na क्या है मैंने नहीं बताया, लेकिन आपने शायद स्कूल में पढ़ लिया होगा। मैं समय आने पे Na भी आपको बताऊंगा कि Na क्या होता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द डेवलपमेंट ऑफ मोल कंसेप्ट। लेट अस टेक अनदर एलिमेंट। हाइड्रोजन के बाद जो अगला एलिमेंट है वो हीलियम है, तो मैं हीलियम की बात करता हूं। one helium atom has got 2 protons plus 2 neutrons plus 2 electrons। पता ही होगा आपको। तो अगर मास की बात करें, मास ऑफ 1 हीलियम एटम, ये कितना होगा? आई वुड से 4 AMU। अरे ये 4 AMU कैसे हो गया? कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को तो गोली मार दो, आप छोड़ दो उसको, पीछे बचे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 AMU, न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर 2 AMU। ठीक है, 4 AMU हो गया। तो ये बात निकल के आ गई कि 1 हीलियम एटम का वजन होता है 4 AMU, जिसको मैं खोल के ऐसे लिख देता हूं, और 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें किसी को विवाद है तो तुरंत उसका निपटारा करेंगे। कोई डाउट है अभी जो मैंने लिखा इस पे? नहीं? चलो अब सुनो। यदि एक हीलियम एटम का वजन इतना ग्राम है तो 4 ग्राम में कितने सारे हीलियम के एटम होंगे भला? तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ऊपर ले, कुछ नहीं करना, 4 और ग्राम को यहां पे छोड़ दिया, बाकी ये सब आप इधर नीचे लेके चले जाओ। तो क्या आएगा? यही आएगा 1/1.67। इतना सॉल्व करने में वही नंबर आएगा। कितना? 6.02 इंटू 10⁻23। इतने सारे अगर हीलियम के एटम्स इकट्ठा कर दें तो इनका वजन होगा 4 ग्राम, और अगर 4 ग्राम हीलियम ले लें तो उसमें इतना सारा एटम आएगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन के बारे में मत सोचो, जो बता रहे हीलियम के बारे में उसमें कोई डाउट है तो पूछो, और समझ में आ गया तो खुद ही लिख लो। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। समझ में आ गया तो अपनी कॉपी में लिख लो, और नहीं तो मुझे यहां पे लिखो, मैं आपके डाउट डिस्कस करूंगा।
ओके ग्रेट। तो देखो क्या निकल के आया, उसको वापस लिखता हूं। अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स हों तो उनका वजन होगा 4 ग्राम, और अगर 4 ग्राम हीलियम है तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स होंगे। अब इसका यूज देखना आप बचपन में हीलियम के गुब्बारों से जरूर खेले होंगे, और अगर मैं कहूं कि जिस गुब्बारे से आप खेले थे अगर उसका वजन 2 ग्राम था, उसमें 2 ग्राम हीलियम थी, और आपसे पूछूं कि बताओ उसमें कितने एटम थे, आपसे पूछ रहा हूं उसमें कितने एटम्स थे, तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मेरे हिसाब से तो बता पाओगे। कैसे कि 4 ग्राम में इतना एटम होता है तो 2 ग्राम में कितना एटम होगा, इसका आधा कर दीजिए आप। 2 ग्राम में इसका आधा कर दीजिए आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई है तो बोलिएगा। खुश बाटी ने लिखा हाफ। बेटा हाफ क्या, हाफ ऑफ दिस नंबर बोलो तो समझ में आता है, सीधा हाफ तो कुछ समझ बैठेगा नहीं। हाफ ऑफ दिस नंबर, कि इस नंबर को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो समझ में आता है। ठीक है, हाफ ऑफ दिस, हाँ ठीक हो गया। सबको ठीक चल रही है, जिंदगी ठीक चल रही है सबके, भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा गुब्बारा है, बड़ा गुब्बारा, उसमें ज्यादा हीलियम हो सकती है। उसमें हीलियम मान लीजिए 40 ग्राम उसमें हीलियम है, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कितने एटम है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसमें हीलियम के कितने एटम है, तो आप बता सकते हो क्या? मेरे हिसाब से तो बता सकते हो, अगर आपको रिलेशन याद है, जो हो सकता है अभी याद नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई करोगे, पढ़ाई भी शुरू हुई है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। कैसे कि भाई 4 ग्राम में इतना है, तो 4 में इतना तो 40 में इसका 10 गुना। तो मैं कह सकता हूं, रुक जाओ, कि अगर 4 ग्राम में इतना, अगर 4 ग्राम में इतना तो 40 में है इसका 10 गुना। तो ये मेरा जवाब हो गया। कोई हाईफाई चीज ही नहीं आ रही, कोई हाईफाई चीज नहीं आ रही, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही, थोड़ी सी केमिस्ट्री है। ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। चलो अब ऐसा करते हैं, एटम तो बहुत ले लिया, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, और वो मॉलिक्यूल अपने पानी का ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा कि हाइड्रोजन का वजन होता है 1 AMU। चाहे आप छोटी क्लास में बोलते थे 1 U, तो वो अब U के बजाय AMU बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से आ जाएगा 2 AMU। ऑक्सीजन का वजन होता है 16 AMU। तो आई होप आपको याद होगा कि 1 वाटर मॉलिक्यूल H2O, 1 वाटर मॉलिक्यूल वेज, 1 वाटर मॉलिक्यूल वेज 18 AMU। इसमें किसी को एतराज है तो करे, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, रुको क्या हो गया? ठीक है, अब साफ सुथरे बोर्ड पे लिखते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल का वजन कितना है? 18 AMU। AMU को खोल के लिख देता हूं मैं, इतना ग्राम। तो अगर कोई पूछे कि 18 ग्राम में कितने सारे पानी के मॉलिक्यूल है, तो फिर वही कैलकुलेशन आएगी, 18 और ग्राम को छोड़ दीजिए और बाकी सबको इधर नीचे ले लीजिए, तो सॉल्व करने पे वही घिसा पिटा नंबर आएगा। 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन 18 ग्राम। अगर 18 ग्राम पानी तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे, और इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे तो उनका वजन 18 ग्राम होगा। तो जानबूझ के ये नंबर मैं बार बार लेके आ रहा हूं, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि उधर आप इसको हटा दीजिए, सिर्फ 18 ग्राम छोड़िए, बाकी सब इधर लेके आ जाइए, तो फिक्स नंबर आता है। ठीक है, समझ में आ गया तो अपने कॉपी में लिखो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो। हरी अप। हो जाए तो लिख देना H। ठीक है,
अब देखो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि CO2 के लिए ऐसी कैलकुलेशन करके बताओ, तो आई होप कि अब तुम जल्दी जल्दी कर पाओगे कि कार्बन का वजन होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और दूसरे का भी 16, तो कितना हो गया 44। तो अगर आप ऐसी कैलकुलेशन CO2 के लिए करेंगे तो ऐसा निकल के आएगा कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स का टोटल वजन होगा कितना 44 ग्राम। अगर 44 ग्राम है तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर इतने सारे मॉलिक्यूल है तो उनका वजन 44 ग्राम होगा। ये कर पाओगे जल्दी जल्दी, हाँ या ना? यस, ठीक है। अब रुक जा। इस तरह से थोड़ा चेंज करते हैं कि नहीं, ये जहरीली गैस ले ली कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या रिलेशन होगा कि याद नहीं है, अब टाइम दो, हम करके बता देंगे। क्या रिलेशन आएगा? कार्बन का वजन होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो रिलेशन ये आएगा कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO के अगर मॉलिक्यूल्स है, CO इतना सारा CO, तो उनका उसका टोटल वजन होगा 28 ग्राम। और अगर 28 ग्राम CO होगा तो उसमें इतने सारे CO होंगे। ये एक रिलेशन मिल गया हमें, राइट? थोड़ा लिखो फटाफट। ठीक है। अब ये सब पढ़ने का फायदा, जैसे अभी यही वाली बात चल रही थी ना, CO वाली बात का यूज करते देखना। अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि भाई कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ गाड़ी वाड़ी कोई चला रहा है, ट्रक चला रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ है, तो जब पेट्रोल डीजल जल रहा है तो CO2 बनने के बजाय CO बन रहा है, CO2 के बजाय CO बन रहा है, ठीक है। और वो गाड़ी यहां से लेके मान लीजिए पावटा तक गई, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उससे 56 ग्राम CO हवा में छोड़ दिया, उसने 56 ग्राम CO हवा में छोड़ दिया। तो बोले ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछे 56 ग्राम में कितना CO है, तो एक आम आदमी जिससे नहीं पढ़ी साइंस से बोले 56 ग्राम तो 56 ग्राम होता है। बोले अरे हम ये नहीं पूछे, हम तो बोले 56 ग्राम में कितना CO होगा। तो बोले 56 ग्राम में 56 ग्राम CO है। अरे नहीं भाई, तुम समझे ही नहीं, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तब आप तुम बता सकते हो 28 में इतना है, 56 में इतना होगा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे CO के CO इतने सारे CO होंगे। तो देखो ना, आज की क्लास की शुरुआत में यही तो बात हो रही थी कि छोटी दुनिया में जब कुछ दिखता ही नहीं है और वहां पे कोई बोले गिन के बताओ, तो कैसे गिनेंगे? तो बोले हम उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट करने के बाद मोल वर्ड यूज नहीं करा है। अभी मोल को भी डेवलप करूंगा कि मोल वर्ड कहां से आया, तो टेक्निक समझ में आई कि दिस इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग, कि दिखती ही नहीं है चीज फिर भी कैसे गिनोगे, कि हम कुछ जुगाड़ है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल रुको, अब बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल रुको, इधर आओ, अपने पास पानी है। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने क्या किया था सुनो, मैंने पानी पिया, और पी लेते। वो मुझे कितना पानी पिया? बोले एक घूंट पानी पिया। कि नहीं, घूंट नहीं, हम तो बोल रहे कितने पानी के मॉलिक्यूल थे। तो भाई ऐसे तो कैसे पता, लेकिन वो भी अब देखो पता चलेगा कैसे। अगर पानी है तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखते ही आपको ये रिलेशन निकालना आना चाहिए। क्या कि अगर इसके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इससे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर इतने सारे H2O इतने सारे H2O होंगे, तो उनका टोटल वजन होगा 18 ग्राम। और अगर 18 ग्राम है तो उसमें इतना सारा पानी का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये रिलेशन में आना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अब कोई पूछे कि भाई आपने घूंट पानी पिया, उसमें कितना पानी था, तो आप ऐसा करो, उस एक घूंट का
जो आपने घूंट पिया, जो घूंट पानी पिया, उस घूंट में कितना पानी है, तो मान लीजिए कि उस घूंट वो 25 या 27 ग्राम निकला, उस घूंट को आपने निकाला और देखा उसका वजन कितना है, तो बोलो बेटा 27 ग्राम। अब 18 ग्राम में अगर इतना है तो 27 में कितना है अपन नहीं निकाल सकते क्या? उसके लिए कोई जीनियस होने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा दिस नंबर इंटू 1.5 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आपने पिए थे। समझ में आया? क्योंकि पानी अगर हाथ में ले तो दिखता ही नहीं है पानी तो, लेकिन फिर भी पता कर लिया ना अपन ने कि इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल है। को बोले चुल्लू भर पानी में कितना पानी होता है, तो भले चुल्लू भर पानी ले उसका वजन करो, वो 30, 40, 50 ग्राम जो भी आएगा। अब 18 ग्राम में इतना है तो 30 ग्राम में, 40 ग्राम में, 50 ग्राम में कितना है पता चल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और भी इसको भी डेवलप करेंगे अपन। तो हमने पहला मुकाम हासिल कर लिया, पहला पड़ाव पार कर लिया कि हम ये क्या कर रहे हैं कि भाई छोटी वाली दुनिया में जहाँ चीजें बहुत हल्की होती है वहां कैसे काउंटिंग करें, दिखती तक नहीं है और हल्की भी इतनी होती, क्या करें? तो हल्की चीज के लिए हल्का यूनिट, और हम देखने के लफड़े पड़ ही नहीं रहे, हम तो वजन कर लेते हैं। और फिर कि भाई अगर 18 ग्राम में इतना है तो 27 में कितना है, फिर इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा दिमाग में सेट हो रहा होगा। तो हमने पहला जो हमारा टारगेट था अचीव कर लिया कि भाई हम मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं। अब इसको और डेवलप करेंगे, रुको इसको और डेवलप करेंगे। यहां तो कोई डाउट किसी को नहीं? चलो ग्रेट। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब वी ह्यूमंस, हम चीज़ों के नाम रख देते हैं। कोई लॉजिक तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन नाम रख देते हैं। जैसे कि तुमसे बात करते हैं बच्चों से, इनके क्या नाम है, रुको। जैसे एक अभिमन्यु हमारी क्लास में है, अभिमन्यु सिंह राठौर, अभिषेक बोहरा, दक्ष चौधरी, हंसिका चौधरी, और इस नाम से बच्चे हैं इस बैच में। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, खुश भाटी, कृष्णा गौड़, माधव अरोड़ा, नकुल नमन, निकुंज, पलक एंड समर परिहार। तो ये आपके एक तरह से स्कूल वाले ऑफिशियल नेम्स है, ये आपका नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपका यही एक नाम है या कुछ और भी नाम से आपको बुलाते हैं? तो शायद बुलाते होंगे, आपके घर वालों ने कुछ नाम दे रखे होंगे, फिर आपके दोस्तों ने भी नाम दे रखे होंगे या दे देंगे, राइट? जैसे अगर हम बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक बोहरा तुम्हें घर पे क्या बुलाते हैं, तुम बताना चाहो तो बताओ, घर पे क्या नाम है तुम्हारा? हो सकता है अभिषेक ही हो, बट हो सकता है कुछ दूसरा नाम हो। नहीं? अभिषेक, अभिमन्यु, प्राइवेटली मैसेज है? क्या बता रहा बच्चा प्राइवेटली है? हरिओम। अरे एकदम अलग नाम है। तो अभिषेक का घर पे नाम है हरिओम, ठीक, लेकिन वो भी उतना ही बड़ा नाम है। और किसी ने बताया अपने घर का नाम? किसने बताया? अभिमन्यु ने बताया अभी, हाँ ठीक है, अभी हो गया। कृष्णा ने बताया अच्छा ये मत करो भाई मैं नाम नहीं लूंगा। किसी बच्चे ने क्या किया कि दूसरे का नाम बता दिया कि इसका घर पे नाम ये है ऐसे नहीं करता। बैड हैबिट, कृष्णा गौड़, नेवर कमेंट ऑन एनीबडी एल्स। इस बात को सीखिए आप सभी लोग, अपनी बात करो, कभी दूसरे की बात मत करो, ठीक है? तो नकुल इज, जैसे कुछ का नाम है कुशाल। चलो, तो मुद्दे की बात में समझाना चाह रहा था कि हम लोग अलग अलग चीजों को नाम दे देते हैं। नाम देने की हमारी बहुत आदत है, नामकरण कर देते हैं हम, इसका ये नाम, उसका वो नाम, ठीक है? देखना बात समझना। जैसे कि 12 को अपन क्या बोलते हैं? डजन। हिंदी में बोलते हैं दर्जन, हिंदी बोलते हैं दर्जन। तो 12 है ना कि नहीं, हम दर्जन बोलेंगे, ठीक है? नाम दे दिया आपने उसको। अब मैं बोलूं जैसे 2 डजन, तो डजन की जगह अगर मैं 12 लिख दूं तो किसी को एतराज है? शायद नहीं होना चाहिए। तो हमने 12 को डजन नाम दे दिया। इसी तरह से और नाम देते हैं, रुको इधर आओ, ऐसा करो। 100 किलोग्राम को क्या बोलते हो आप? मेरे हिसाब से तो क्विंटल बोलते हो। तो अगर मैं बोलूं 2 क्विंटल
या क्विंटल की जगह लिख दूं 100 किलोग्राम, कोई फर्क है क्या? तो बोलो 2 इंटू 100 किलोग्राम या बोलो 2 क्विंटल, बात तो एक ही है, लेकिन हमने क्विंटल को 100 किलोग्राम क्विंटल नाम दे दिया। और एग्जांपल सुनो, अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो बेचारे टीवी वालों के पास दिखाने के लिए कुछ मटेरियल ही नहीं बचा, खासकर जो स्पोर्ट्स वाले चैनल हैं, कोई टूर्नामेंट ही नहीं हो रहे तो बेचारे क्या दिखाए। तो आजकल वो दिखा रहे हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं वो विराट कोहली पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, पता है आपको? देखते हो, ये पढ़ाई वढ़ाई करते हो, देख रहे? अभी विराट कोहली पे प्रोग्राम चल रहा है कि किस तरह से विराट कोहली बिकेम किंग कोहली, किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया को मैच में जिताए। ठीक है, अब सुनना, विराट कोहली अच्छा खेलता है तो वो 100 रन तो पता नहीं कितनी बार बना चुका है। तो 100 रन को क्या बोलते हैं? अगर 100 रन किसी ने स्कोर कर लिए तो 100 रन के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, क्या? सेंचुरी। ठीक है, फिर एक इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत और अच्छा खिलाड़ी है, वो कौन है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के लिए अखबार में मान लीजिए लिखा हुआ आया कि रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी स्कोर करी, तो डबल सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 100। हाँ या ना? सेंचुरी और 100 एक ही बात है, समझ में आ रही है आपको कि 100 को सेंचुरी भी बोलते थे। तो इसी तरह से सुनना, जो बात समझाने की कोशिश हो रही है कि हम कई बार कुछ नंबर्स कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नंबर्स को कुछ नाम दे देते हैं। ऐसा एक आदत, एक प्रचलन है, एक प्रैक्टिस है। ठीक है, 100 को बोल दिया सेंचुरी, 12 को बोल दिया डजन, 100 किलोग्राम को बोल दिया क्विंटल, 1000 किलोग्राम को बोल दिया टन। तो उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमने हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये भी एक नंबर है। इसको हमने क्या नाम दिया? को हम मोल बुलाते हैं। इसे हम क्या बुलाते हैं? मोल बुलाते हैं। लेकिन ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तो काम नहीं आता। अपन किसी को थोड़ी बोलते 2 मोल केले दे दो, 2 मोल संतरे दे दो, ऐसे तो किसी को नहीं बोलते अपन। ठीक है, तो ये अपने साइंस की दुनिया में नया नया आया तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे खून में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज लिखो, जो चलो आई से इट इन इंग्लिश लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखो, मोल इज जस्ट अ नंबर। मोल इज जस्ट अ नंबर। मोल सिर्फ एक संख्या है। द मोल इज जस्ट अ नंबर एंड दैट नंबर इज, नंबर क्या है? मोल इज जस्ट अ नंबर एंड दैट नंबर इज, ये नंबर लिख लो। The mole is just a number and that number is this number, 6.02 into 10 to the power 23. The mole is just a number and that number is this number. ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अगर मैं बोलता हूं 2 डजन, तो आप डजन की जगह तुरंत 12 लिख देते हैं, आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन इस कैलकुलेशन के साथ तुम पैदा नहीं हुए थे, आए, डजन सीखा तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ गया। तो इसी तरह से जब कोई बोले 2, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, 2 मोल, 2 मोल, बोले मोल क्या, रुको रुको रुको, मोल को हटाओ और मोल की जगह ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है। लेकिन ये कितना लंबा हो गया बोलने में, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतना बोलने में या इतना लिखने के बजाय अगर अगला इंसान पढ़ा लिखा है तो बोल दो 2 मोल्स, समझ जाएगा अगला। और बोले मोल क्या होता है? अरे भाई, मोल और ये नंबर एक ही बात होती है, इस नंबर से बचना चाहता हूं इसलिए मैंने मोल वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि मैंने जो पानी पिया, रुक जाओ, पानी वाली बात नहीं करेंगे, ये समझ में आ गया आपको? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मार दी, रुक जाना, रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मार दी, तो डबल की जगह आप लिख सकते हो 2 और सेंचुरी की जगह क्या लिख सकते हो? 100।
अब बोले 100 रन या 100 विकेट, कह रहे रोहित शर्मा विकेट नहीं लिए होंगे, रन ही बनाए होंगे उसने, तो 200 रन बनाए, 200 से ज्यादा बने होंगे लेकिन 200 को स्टैंडर्ड मान लेंगे, 200 रन बनाए। तो उसी तरह से मैं बोल दूं कि 2 मोल है, तो बोले मोल क्या होता है, कहते हैं मोल भी एक नंबर ही होता है। जैसे सेंचुरी की जगह आप 100 लिख सकते हो, तो मोल की जगह ये लिख सकते हो। डजन की जगह 12, 12 की जगह डजन, तो मोल की जगह 6.02 इंटू 10 के 23 या 6.02 इंटू 10 के 23 की जगह मोल। तो एक लाइन लिखी जाए कि द मोल एंड दिस नंबर, नंबर लिखना, द मोल एंड 6.02 इंटू 10 के 23 आर इंटरचेंजेबल। आप मोल की जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह मोल लिख सकते हो, लिखो फटाफट। The mole and this number is interchangeable. These numbers are interchangeable. जैसे एक गुब्बारा है, हीलियम है उसके अंदर, मैं बोलूं इसमें 2 मोल हीलियम है, 2 मोल हीलियम क्या एटम है, तो बोले ये क्या होता है, बोलो 200 तो तुम समझ जाओगे, बोलो 2 लाख समझ जाओगे, बोलो 2 करोड़ समझ जाओगे, बोले 2 मोल। अरे भाई मोल की जगह ये लिख दो बस, और मैं ये नहीं लिखना चाहता, इतना कौन बोलेगा, जवान को लकवा मार जाता है, इसीलिए तो छोटा सा प्यार सा नाम दिया मोल। ठीक है, सुनना सुनना सुनना, अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, देखो अगर मैं बोलूं 2 लाख, 2 लाख, तो लाख की जगह आप लिख सकते हो 10 की पावर 5। अगर बोलो 2 मिलियन, मिलियन, तो आप मिलियन की जगह क्या लिखोगे 10 टू द पावर 6। अगर बोलो 2 करोड़, तो आप करोड़ की जगह क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 7। अगर मैं लिखूं 2 बिलियन, तो बिलियन की जगह आप क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 9। तो बोले अरे बिलियन कितना होता है कि 10 टू द पावर 9, ऐसे समझा देंगे। तो उसी तरह से अगर मैं लिखूं 2 मोल, और कोई नादान बोलेगा अरे मोल क्या होता है, कहते हैं छोड़ो छोड़ो ये लो, आप लफड़े में फंसो ही मत, आप लफड़े मत फंसो, ये मोल होता है बस। जिस तरह से बिलियन ये होता है, लाख ये होता है, तो मोल ये होता है। अब याद करो आज से 10 साल पहले तुम्हें पता था क्या कि बिलियन कितना होता है, शायद नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे अब तो याद हो गया बिलियन कितना होता है। तो इसी तरह से अब जब पढ़ाई वाली दुनिया में आए हो तो 2-4 दिन 10 दिनों में मोल भी बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। मोल मतलब ये नंबर मतलब मोल, ठीक है। तो मोल एंड दिस इज टोटली इंटरचेंजेबल। मोल की जगह आप 6.02 इंटू 10 के 23 लिख सकते हो, और 6.02 इंटू 10 के 23 जगह मोल लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? हो मेरे साथ में या पीछे रह गए? कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको? ऑल गुड? ऑल गुड तो लिख दो थम्स अप, और ढूंढो कीबोर्ड में थम्स अप का है। मैं भी देखता हूं किधर है। मेरे वाले में झंडे आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं, थम्स अप का सिंबल कहाँ है? इतने सारे सिंबल में कहाँ ढूंढूं मैं? हाँ आ गया, नहीं आया, हाँ आ गया, थम्स अप, ओके, हाँ ठीक है, मुझे मिल गया। तो ये कुछ भाटी को ही क्यों गया, प्राइवेटली सबको क्यों नहीं गया? हाँ हाँ, चलो तो आज का हमारा एक सेशन हो गया। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि छोटी दुनिया जहां पे कुछ दिखता तक नहीं है, वहां पर वो कभी गिनना पड़े तो कैसे गिनोगे, तो वो चीज डेवलप कर रहे 2 लेक्चर के अंदर ये खत्म हो जाएगी, हम इसे मास्टर कर लेंगे, ठीक है। तो मोल इज जस्ट अ नंबर। ऑल्दो स्कूल में आपने कोई डेफिनेशंस पढ़ी होगी जो कि स्कूल में ही काम आती है, एंट्रेंस एग्जाम में कोई काम नहीं आती है। एंट्रेंस एग्जाम में समझी हुई चीज काम आती है। तो आई होप पूरा जो 1 घंटा आपने पढ़ा वो समझ में आया, ठीक है। आप में से कोई, ठीक है, वो दूसरी बातें करते रहेंगे। तो आज का एक सेशन हो गया, दूसरी क्लास आपकी होगी किसी दूसरे टीचर की। दैट्स इट, वेलकम टू पाठशाला, बाय बाय, टेक केयर।